स्टडी बडी एजुकेशनल चैनल 9 CBSE साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने पहले पार्ट में स्टेट ऑफ मैटर्स, व्हाट इज़ मैटर, ये सब देखा है। अब हम चालू कर रहे हैं पार्ट 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? अब इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy, due to the movement of particles in the matter, there is some energy produced, that is called as kinetic energy. हमने characteristics of particles of matter में हमने देखा था क्या कि particles have their movement, okay, in the substance, okay. But due to this movement, due to this continuous movement, there is some energy is produced, and that energy is called as kinetic energy. और इसके कारण हमने ये भी देखा था कि कंटेनर के वॉल के ऊपर वो गैस के पार्टिकल्स प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं। तो वही काइनेटिक एनर्जी के कारण देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हेल्प्स टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन पार्टिकल। जब हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तब उसके अंदर के जो वाइब्रेशन है, मॉलिक्यूल के बीच के वाइब्रेशन है, वो बढ़ते जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी इतनी एक्सट्रीम कंडीशन पे आ जाएगी तब वे बॉन्ड्स, इन दोनों बॉन्ड्स जो पार्टिकल को एक दूसरे को मिला के रखते थे या पकड़ के रखते थे, वो ब्रेक हो जाएंगे। और जब पार्टिकल्स के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। अब तक हमने देखा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। हम देखेंगे अभी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। इस सेंटेंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रेशर अभी आगे जाके हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ओके। पर अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, ओके। अब हम देखेंगे what is boiling point. The minimum temperature at which a liquid converts to become a gas or vapor at the atmospheric pressure is called as boiling point. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिवर्सली जो यूनिट यूज किया जाता है उसका नाम है केल्विन। और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या डिफरेंस है? तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ओके। अगर हमारे पास यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा केल्विन क्या हो जाएगा? 373 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब हम अगले फिनोमिनन के बारे में जानेंगे, लेटेंट हीट। द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द सब्सटेंस फॉर कन्वर्टिंग वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बट डजंट शो एनी चेंज इन द टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। अब देखो, हम जब क्या करते हैं कि वाटर को बॉईल करते हैं और उसके अंदर थर्मामीटर डालते हैं, तब क्या होता है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस आता है टेम्परेचर, तब क्या होता है, वाटर बॉइलिंग करना शुरू हो जाता है। पर जब तक पूरा बॉइलिंग नहीं होता तब तक वहाँ पे कोई भी टेम्परेचर में डिफरेंसेस नहीं आते, टेम्परेचर चेंज नहीं आता। उस हीट को, वो हीट क्या होती है, वो काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल के बीच में जो मूवमेंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको इंक्रीज करने में वो लग जाती है। और जब ये बॉन्ड्स बिटवीन टू पार्टिकल्स जो है वो जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक वो काइनेटिक जो हीट है वो उस काइनेटिक यानी बॉन्ड को डिसॉल्व करने के लिए या बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज होती है।
और ये जो हीट है हम उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में जो सारी हीट है वो बॉन्ड के बीच में, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने के लिए यूज होती है। और वो कहाँ पे होती है? जब मेल्टिंग पॉइंट के पास या बॉइलिंग पॉइंट के पास जब ये हीट ये होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्यूजन क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट्स कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब तक हमने देखा है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट के बारे में जाना है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी जाना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक नया फिनोमिनन है, इसका नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है? ये सरफेस फिनोमिना है। बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं जो सरफेस के ऊपर भी रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है ड्यू टू मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। पर वो कुछ पार्टिकल्स हैं बहुत वीक बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब जब एक्सटर्नल यानी एटमॉस्फेरिक हीट के कारण क्या होता है? इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और जिनके बीच में ये बॉन्ड बहुत वीक होता है इनिशियली, वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल हीट हमने नहीं दी है। एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक जो हीट है उसके कारण इनके बीच में जो वीकर्स बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और ये जो पार्टिकल्स है ये लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये सारा चीज़ होता है सरफेस पे। हम इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इन इवेपोरेशन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, जैसे हमने देखा कि ये सरफेस फिनोमिना है, हैविंग डिफरेंट बट हायर काइनेटिक एनर्जी। इनके जो सरफेस के पार्टिकल्स है उनमें कुछ पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई रहती है, और उसके कारण क्या होता है? इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो वीक रहता है, और ड्यू टू दिस डिफरेंट हायर काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन सरफेस पार्टिकल्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने से पहले ही इन बिटवीन जो पार्टिकल्स हैं इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स में हायर काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही ये ब्रेक हो जाते हैं और कन्वर्ट इनटू वेपर्स कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ओके, अब इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इसमें क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस है इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। हम जब कपड़े को सुखाते हैं तो क्या होता है? कपड़े के ऊपर वाला जो सरफेस रहता है उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं कि जिनमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फैक्टर्स है उसके लिए, पर उसके कारण क्या होता है? उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है, और उसके कारण क्या होता है? उन पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड्स बहुत वीक रहते हैं। अब जब हम कपड़े को सुखाते हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर रहता है उसके कारण क्या होता है? वो बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं रहता, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही रहता है। फिर उसमें क्या होता है? फिर भी वो हीट को एब्सॉर्ब करके वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, और वो बॉन्ड ब्रेक करने के कारण सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं या पार्टिकल्स रहते हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। हेंस इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। बट इन बॉइलिंग हम क्या करते हैं? बॉइलिंग को हम एक्सटर्नल हीट देते हैं। ओके, बॉइलिंग को एक्सटर्नल हीट देने के बाद जब बॉइलिंग पॉइंट आता है तो बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो पूरा का पूरा हीट हो जाता है, और वो एक्सटर्नल हीट के कारण एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट देयर इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी। और इसके लिए बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना एंड इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। In evaporation, we need not require any external heat.
but in boiling we require external heat. Okay, and evaporation take place below its boiling point, but boiling is take place at its boiling point. Okay, अब इवेपोरेशन में लेटेंट हीट नहीं रहता. ओके, इवेपोरेशन में हम एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे, इसके कारण उसमें कुछ सारे मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक नहीं होते. जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे रहते हैं और उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है और वीकर बॉन्ड्स रहते हैं, वही सिर्फ इवेपोरेट हो जाते हैं. पर इन बॉइलिंग में क्या होता है, यहाँ पे लेटेंट हीट फिनोमिना इन्वॉल्व होता है. यानी लेटेंट हीट फिनोमिना क्या है कि जो हम एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दे टेक दैट हीट टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन देम by increasing their kinetic energy, and because of that there is a breaking of bonds between the molecules and there is a vapor formation takes place. What are the factors affecting evaporation? First is surface area. अब देखो, हम कपड़े को सुखाने के टाइम में हम उसको फैला के रखते हैं, तब जल्दी से जल्दी वो कपड़े सूख जाते हैं. अगर हमने वो कपड़े को, गीले कपड़े को ऐसे प्रेस करके या गोला बना के हमने रख दिया तो वो जल्दी सूख जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना. जितना आप सरफेस फैलाओगे, यानी जितना आप सरफेस एक्वायर करोगे, इतना इवेपोरेशन का रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज रहेगा. ओके, तो सरफेस इवेपोरेशन surface area is directly proportional to the evaporation, because there is increase in the surface area, there is increase in evaporation. Secondly, temperature. अब टेम्परेचर कैसा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे समर सीजन में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली देयर इज हायर रेट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, हेंस there is higher rate of breaking the bonds between the molecules. ओके, और ये सारा सरफेस के ऊपर रहता है, इसके कारण जब टेम्परेचर बढ़ जाता है इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है. हेंस टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन. ओके, अब विंड के बारे में. विंड क्या कर देता है कि जब विंड आता है तो क्या हो जाता है कि विंड होने के कारण वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो उसमें जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स है वो फास्टर रेट में चालू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अलग तरह की एनर्जी उस मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है. इसके कारण वो जो काइनेटिक एनर्जी है बॉन्ड को ब्रेक करने के बिटवीन दैट टू मॉलिक्यूल्स वो बढ़ जाती है. हेंस विंड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन. जब विंड बढ़ जाती है तब रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है. अब चौथा फैक्टर है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स क्या? एटमॉस्फेयर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर यानी वाटर वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली देयर इज ए हायर डेंसिटी ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर. वाटर मॉलिक्यूल्स है, वेपर मॉलिक्यूल्स, उनको वहाँ जाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं रहती. जब जैसा कि हम देखेंगे रेनी सीजन में क्या होता है कि सभी जगह पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी ह्यूमिडिटी. वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहने को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. जब यहाँ पे रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि इवेपोरेशन का जो वाटर है यानी जो वेपर्स है उनको जाने के लिए वहाँ पे जगह नहीं रहती, वो उनको ऑक्यूपाई नहीं कर पाता एटमॉस्फेयर. ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाई नहीं कर पाता वो वेपर्स को, और इसके कारण क्या होता है, इन रेनी सीजन देयर इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्यू टू द हायर ह्यूमिडिटी. हेंस ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन. जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तब इवेपोरेशन कम हो जाता है. यानी कि जब रेनी सीजन आता है तब अपने कपड़े सूखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इन समर सीजन जब ह्यूमिडिटी कम होती है तब हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. ओके, अब आगे
अब हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन है, वाई वी कैन ड्रिंक हॉट टी ईजीली इन सॉसर देन कप। अब हमने देखा था कि इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर अच्छी तरह से यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली काम करता है। तो पहला है सरफेस एरिया। सॉसर यानी बशी यानी डिश, उसमें क्या रहता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कप। इसके कारण क्या रहता है, ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया इन सॉसर there is increase in the rate of evaporation. Because of that, when we drink hot tea in saucer, we can drink it easily as compared to the cup. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, why clothes are drying faster in summer than winter. अब हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन में हमने दूसरा फैक्टर क्या देखा था, टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर देर इज इंक्रीज इन इवेपोरेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब समर में क्या होता है, टेम्परेचर फास्ट ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग वेरी फास्ट, द रेट ऑफ ब्रेकिंग द बॉन्ड्स आर इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन समर क्लॉथ्स आर ड्राइंग फास्टर देन विंटर। विंटर में टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं रहता है, इसके कारण विंटर में एज कंपेयर टू समर क्लॉथ का ड्राइंग रेट ये थोड़ा कम रहता है विंटर में, और समर में ज़्यादा रहता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, डेजर्ट कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। अब डेजर्ट कूलर्स कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे में क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। यहाँ पे हमको क्या बोला है, हॉट एंड ड्राई डे। अब हॉट डे रहते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजेस बिकॉज देर इज हायर रेट ऑफ kinetic energy, higher changes in the kinetic energy. Due to that there is a higher rate of breaking the bonds between the two molecules. और ड्राई डे होने के कारण क्या रहता है, इसमें ह्यूमिडिटी कम रहती है। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या, द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ड्राई डे में वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ये कम रहते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमिड डेज, और इसके कारण क्या होता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन in the dry days are higher than that of the humid days. Okay, and because of that desert cooler cools, क्योंकि जब इवेपोरेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सरफेस फिनोमिना कौन सा होता है, वो क्या करता है, वो आजू बाजू की हीट भी उसमें एब्सॉर्ब कर लेता है। आजू बाजू के सरफेस की जो हीट है वो भी एब्सॉर्ब कर लेता है, और उसके कारण क्या होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो आजू बाजू सराउंडिंग जो वाटर वेपर जहाँ पे प्रेजेंट है पर उसके आजू बाजू जो सराउंडिंग है उसमें जो उसका जो टेम्परेचर है वो सरफेस का टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है, और इसके कारण वहाँ पे कूलिंग सेंसेशन आता है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ लेटेंट हीट टू इवेपोरेट द वाटर इनटू वेपर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए hot and dry days. In rainy season, clothes didn't dry fast. अब रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में टेम्परेचर एक तो रिड्यूस हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता, और दूसरी चीज़ क्या है, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। यानी ह्यूमिडिटी मीन्स क्या है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स प्रेजेंट उनका जो रेट रहता है, यानी एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स वो ज़्यादा रहते हैं रेनी सीजन में, और उसके कारण क्या होता है, जो क्लॉथ्स के ऊपर के जो वाटर वेपर्स है उनको जगह ही नहीं मिलती एटमॉस्फेयर में जाने के लिए, और इतना ज़्यादा वेपराइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि एक तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है और ह्यूमिडिटी होने के कारण रेनी सीजन में क्लॉथ्स जल्दी नहीं सूखते। ओके, तो यहाँ पे दो रीज़न क्या है, एक तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी
अब हमारा पांचवा क्वेश्चन आएगा, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन जब होता है तो क्या होता है, एक मिनट, जब इवेपोरेशन होता है तो सरफेस में क्या होता है, ये वाटर मोलिक्यूल्स है, अगर वाटर मोलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं तो क्या करते हैं, वो आजू बाजू की हीट ये यहाँ से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इवेपोरेशन में क्या है, एक्सटर्नल हीट नहीं लगती, वो सरफेस की जो आजू बाजू की जो हीट है वही वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इन बिटवीन ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं और ये वेपर बन जाते हैं। ओके, अगर ये हीट सरफेस की जो हीट है वो यूटिलाइज हो जाती है किसमें, ये ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और इसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, ये सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सरफेस टेम्परेचर रिड्यूस होने के कारण हमें यहाँ पे कूलिंग सेंसेशन आ जाता है। ओके, और ये जो हीट है आजू बाजू की हीट वो यूज किस लिए हो जाती है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स उसके क्या होता है, वेपर हो जाता है और वो उड़ जाता है। इसके कारण हमारी जो हीट है सरफेस वाली हीट वो यूज हो जाती है, इसके कारण यहाँ पे कूलिंग सेंसेशन आता है। ओके, hence when evaporation takes place there is a cooling sensation. Okay, why should we wear cotton cloths in summer season। अब समर सीजन में क्या रहता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, उसके कारण क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्वेट आ जाता है। स्वेट यानी क्या, वाटर का ही पार्ट है ना, वाटर का ही प्रकार है। उसमें क्या हो जाता है, कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें क्या रहता है, जो कॉटन के फाइबर्स रहते हैं उसमें बहुत सारे अंदर छोटे छोटे फाइबर्स रहते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, कॉटन क्लॉथ्स के अंदर जो सरफेस एरिया है वो वेपराइजेशन के लिए बढ़ जाता है। ओके, और वेपराइजेशन के लिए बढ़ जाने के कारण क्या होता है, वहाँ पे एक तो समर में टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, ऊपर से सरफेस एरिया भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो स्वेट है वो इवेपोरेट फास्टर रेट से हो जाता है, और जो कॉटन क्लॉथ्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ये जो स्वेट है इसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, यानी बॉडी के ऊपर जो स्वेट है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, लेटेंट हीट भी रहता है। ओके, बॉडी का जो हीट है वो यूज हो जाता है उस स्वेट को इवेपोरेट होने के लिए, और उसके कारण हमें कूलिंग सेंसेशन भी आ जाता है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ क्लॉथ्स। सो वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ग्लास कंटेनिंग आइस। अब इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले हमें एक बात देखना पड़ेगा कि चेंजिंग दैट इज इंटर चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स वो क्या होता है, एक बार हम उसको बारे में देखते हैं। हमारे क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम ये देखेंगे इंटरस्टेट कन्वर्जन ऑफ मैटर्स। अब इंटरस्टेट कन्वर्जन ऑफ मैटर्स में टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों भी काम करते हैं। अब वो कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे। सॉलिड को जब हम हीट करते हैं यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फ्यूजन मेथड से सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, हेंस सॉलिड कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर इनटू द लिक्विड विच इज कॉल्ड एज फ्यूजन। अब लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तो लिक्विड पार्टिकल के बीच के भी बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं हमारे गैस फॉर्म में। लिक्विड in the presence of temperature converted into the gas form which is called as vaporization at its boiling point. Okay, and solid is converted into liquid at the stage of its melting point. Okay, अब कुछ सॉलिड ऐसे रहते हैं कि डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस, वो लिक्विड फॉर्म में जाते ही नहीं है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कैम्फर है, नेफ्थलीन है,
नेफ्थेलिन के बॉल्स रहते हैं ना, जो टॉयलेट में हम यूज़ करते हैं, कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है और आयोडीन है। ये जो चीज़ें हैं ये जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस स्टेट व्हेन वी अप्लाई हीट। ओके, कभी कभी ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड टू गैस फॉर्म। यहाँ पे कोई लिक्विड फॉर्मेशन, लिक्विड स्टेट आता नहीं है। उस चीज़ को जब हम बोलते हैं, जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, विच इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। अब हम गैस को जब कूल करते हैं, ओके, गैस को हम जब ठंडा करते हैं तब क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, जब लिक्विड को भी ठंडा करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड जब एक्सट्रीम कूल्ड कंडीशन में, एक्सट्रीम कूलिंग में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ओके, जब गैस को भी हम अंडर प्रेशर और अंडर कूलिंग हम क्या करते हैं, रखते हैं, तब क्या होता है, डायरेक्टली गैस कन्वर्ट इनटू द सॉलिड फॉर्म। ओके, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, गैस को जब कूलिंग करते हैं और अंडर प्रेशर कूलिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। कंडेंसेशन में यानी गैस को लिक्विड में जब फॉर्म करते हैं तब भी हम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब इसमें और एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ओके, because it convert directly into the gas when release the pressure in high pressure and lower the temperature, it is like ice cold substance, and because of that carbon dioxide is known as dry ice। अब हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, why we see वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ग्लास कंटेनिंग आइस। ओके, जब आइस कंटेनर में होता है तो जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर रहता है, जो कंटेनर के बाहर के साइड में एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर रहता है, वो कंडेंस हो जाता है। हमने क्या देखा है, जब गैस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड विच इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ओके, तो उसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कंटेनर के बाहर वाला जो सरफेस होता है उसके आजू बाजू जो मॉइस्चर रहता है वो इस आइस, अंदर के आइस के कारण वो वहाँ पे कूल हो जाता है, और वो कूल होने के कारण गैस का कन्वर्जन लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। उसके कारण वहाँ पे कंडेंसेशन हो जाता है, और उस कंडेंसेशन के कारण वहाँ पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स तैयार हो जाते हैं। अब हमारा 8वां सवाल है, व्हाट प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब हम यहाँ पे एक फिनोमिना देखते हैं, लेटेंट हीट। जब बॉइलिंग वाटर रहता है तो वो जो हीट एब्सॉर्ब बाय द वाटर इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट द वाटर इनटू वेपर्स, एंड वो जो लेटेंट हीट है उसके कारण वो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू स्टीम। स्टीम में क्या होता है, लेटेंट हीट भी वो ऑलरेडी एब्सॉर्ब हो चुकी होती है और वहाँ पे इंक्रीज इन द टेम्परेचर हो जाता है। बॉइलिंग वाटर के टाइम में क्या होता है, लेटेंट हीट के कारण टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है थोड़ी देर के लिए। इसके कारण क्या होता है, स्टीम के कारण सबसे ज़्यादा सीवियर बर्न्स होते हैं एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। हमने 9th CBSE स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स एंड साइंस की एक सीरीज शुरू की हुई है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि और दूसरे को भी किसी को ज़रूरत है, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।